सुभाष चंद्र का इस्तीफा। त्रिपुरी में जिस मानसिक यातना से सुभाष को गुजरना पड़ा, उससे उनके लिए स्वास्थ्य लाभ और भी कठिन हो उठा। इसलिए डॉक्टरों और परिवार के लोगों ने तय किया कि उन्हें कलकत्ता वापस ना ले जाकर कुछ दिनों तक आराम और इलाज के लिए धनबाद के पास जामाडोबा नामक एकांत स्थल में रखा जाए। उन दिनों की उनकी मनस्थिति का अनुमान कुछ समय बाद खुद उनके इन शब्दों से लग सकता है। त्रिपुरी के नैतिक दृष्टि से रुग्णकारी वातावरण के कारण वहां से चलते समय मन में जैसी घृणा और हताशा थी, वैसी पिछले 19 वर्षों में मैंने कभी महसूस नहीं की। तिम्रक क्षण मन के लिए मैं ज्योति किरण की प्रार्थना करता रहा। फिर धीरे धीरे मुझ में नव आलोक उदित हुआ और मेरा मानसिक संतुलन लौटने लगा और साथ ही लौटने लगी मनुष्य और देशवासियों में मेरी आस्था। आखिर त्रिपुरी ही तो भारत नहीं है। मैंने जो कुछ भी वहां झेला, उसके बावजूद मैं मनुष्य में अपनी आधारभूत आस्था कैसे खो सकता हूं? मनुष्य पर अविश्वास का अर्थ है उसके भीतर समाये दैव पर अविश्वास, किसी की अस्तित्व पर ही अविश्वास। त्रिपुरी कांग्रेस के उस प्रस्ताव को लेकर जिसमें गांधी जी की विश्वास पात्र तथा इच्छानुरूप कार्यकारिणी समिति बनाने की हिदायत अध्यक्ष को दी गई थी, जामाडोबा में अपनी रोगशैया से सुभाष ने गांधी जी से लंबा पत्र व्यवहार किया। झमेला यह था कि कार्यकारिणी समिति कांग्रेस कैबिनेट के सदस्य समान मतावलंबी ही हो या विभिन्न विचारधाराओं के मिले जुले प्रतिनिधि। अध्यक्ष का दृष्टिकोण था कि संकटापन्न राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए कार्यकारिणी में पार्टी की सभी प्रमुख विचारधाराओं को स्थान देना चाहिए, जबकि गांधी जी का आग्रह था कि समूची कार्यकारिणी एक मानस होनी चाहिए, यानी तमाम सदस्य एक ही दृष्टिकोण को समर्पित होने चाहिए। उन्होंने यह भी कह दिया कि अध्यक्ष चाहे तो अपनी मर्जी की कार्यकारिणी बनाकर देख लें। सुभाष चंद्र यह नहीं कर सकते थे, क्योंकि त्रिपुरी कांग्रेस के प्रस्ताव का स्पष्ट आदेश था कि कार्यकारिणी समिति गांधी जी की इच्छा अनुसार गठित की जाए और उनकी विश्वास पात्र हो। गतिरोध खत्म करने के लिए जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने जामाडोबा जाकर सुभाष चंद्र से बातचीत भी की। अप्रैल 1939 के अंत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कलकत्ता में बुलाई गई। बैठक की पूर्व संध्या पर कलकत्ता के पास सोदपुर में गांधी जी और सुभाष चंद्र में रूबरू बातचीत हुई। जवाहरलाल और राजेंद्र बाबू ने भी इसमें सहायक की भूमिकाएं निभाई। दुर्भाग्य से कोई समझौता या निपटारा संभव नहीं हुआ। अंततः कमेटी के खुले इजलास में सुभाष चंद्र ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, मैं अपना ही निवेदन दोहराना चाहूंगा कि वे गांधी जी त्रिपुरी कांग्रेस द्वारा सौंपे गए दायित्व का निर्वाह करें और कार्यकारिणी समिति मनोनीत करें। हमारा दुर्भाग्य रहा कि हर तरह से विचार विमर्श के बावजूद महात्मा जी कार्यकारिणी समिति नामजद नहीं कर सके। इसलिए केवल सहायता की भावना से मैं आपको अपना इस्तीफा सौंप रहा हूँ। यह इस्तीफा सुभाष चंद्र के जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय के अंत तथा भारतीय स्वाधीनता की खोज में उनकी नई यात्रा के समारंभ का प्रतीक था। उनके इस्तीफे की खबर सुनकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें संदेश भेजा। अत्यंत शोचनीय परिस्थितियों में भी जिस गरिमा और त्याग भावना का तुमने परिचय दिया है, उसने तुम्हारे प्रति मेरे प्रशंसा भाव और विश्वास को लूट लिया है। ऐसी ही अनिद्य शालीनता का निर्वाह अभी बंगाल को करके दिखाना है, अपने स्वाभिमान की खातिर और इस प्रकार प्रकटतः तुम्हारी पराजय को अस्थायी विजय बनाने की खातिर। आज यह सर्वविदित है
कि रवि बाबू ने सुभाष के दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के समर्थन में गांधी जी को पत्र भी लिखा था। रवि बाबू के विचार से कांग्रेस में दो आधुनिकतावादी थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, और राष्ट्र नौका की पतवारें इन्हीं दोनों को सौंपे रहने में ही देश का हित था। और चूंकि नेहरू पहले से ही राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए रवि बाबू के विचार से सुभाष चंद्र को पार्टी अध्यक्ष बने रहना चाहिए था। त्रिपुरी कांग्रेस के पूर्व, पर्यत तथा पश्चात हुए अनुभवों ने सुभाष को इस विचार का कायल कर दिया कि 1939 की सर्वोपरि आवश्यकता है कि कांग्रेस में एक सुसंगठित एवं अनुशासित वामपंथी धड़ा, अतएव कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते ही पार्टी के तमाम परिवर्तनवादी एवं प्रगतिशील तत्वों को एकजुट करके वे एक घड़े का गठन करने में जुट जाएं। 1939 में बहुत पहले ही सुभाष इस बात के भी कायल हो चुके थे कि भारत को उस अंतर्राष्ट्रीय संकट का भरपूर फायदा उठाना चाहिए जो उनके अनुमान से आने ही वाला था। कांग्रेस के दक्षिणपंथी उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। हालांकि साधारण देशवासी बहुत बड़े पैमाने पर उनके समर्थक थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का संगठन करने के मूल में उनको दो अपेक्षाएं थी। एक, अपनी नीतियों के लिए वह कारगर ढंग से संघर्ष कर सकेंगे और इस प्रकार एक न एक दिन कांग्रेस के बहुमत को अपने दृष्टिकोण का मुरीद बना लेगा। दूसरा, यह अपेक्षा पूरी न हुई तो भी वह किसी बड़े संकट का सामना अपने बलबूते पर कर सकेगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन से कांग्रेस में फूट पड़ रही है। इस आक्षेप के जवाब में सुभाष का कहना था कि निष्क्रियता उपजाने वाले सतही एकय और सक्रिय एकता उपजाने वाले अनैक्य में हमें फर्क करना चाहिए। सुभाष की यह दृढ़ धारणा थी कि यदि हम कांग्रेस में एक लड़ाकू दस्ते की स्थापना की जरूरत को नजरअंदाज कर गए या टाल गए तो ऊँघते हुए तब झकझोरे जाएंगे जब युद्ध संकट भारत को चपेट में ले चुका होगा। नतीजा, भारत फिर वही गलती करेगा जो 1914 में विश्व युद्ध छिड़ने पर उसने की थी। सुभाष चंद्र के नेतृत्व में मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रचार अभियान पूरे जोरों पर था। जुलाई में फॉरवर्ड ब्लॉक के आह्वान पर कांग्रेस सदस्यों द्वारा कांग्रेसी मंत्रियों की सार्वजनिक आलोचना करने के लोकतांत्रिक अधिकार की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुए। कांग्रेस के नए अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सुभाष चंद्र को ये प्रदर्शन आयोजित करने से रोका, लेकिन सुभाष ने अध्यक्ष का वह आदेश जो कि उनको विचार से लोकतंत्र विरोधी था मानने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत उन पर 3 वर्ष के लिए कोई भी निर्वाचित पार्टी पद न स्वीकारने की पाबंदी लगा दी गई। फॉरवर्ड ब्लॉक के अभियान का तत्कालिक लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध अनिवार्यता समझौता विहीन संघर्ष करना था और संघर्षोत्तर भारत में उसका जोर था समाजवादी व्यवस्था की स्थापना पर। जनसाधारण पर इस अभियान का असंदिग्ध रूप से भारी प्रभाव था, जिसका प्रमाण था देश भ्रमण कर रहे सुभाष के नित बढ़ती लोकप्रियता। कुछ महीने बाद गांधी जी ने टिप्पणी की, कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र की लोकप्रियता घटने के बजाय बढ़ गई है। सितंबर 1939 की 3 तारीख को मद्रास समुद्र तट पर सुभाष एक विशाल सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छिड़ गया है। वही बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने ऐलान किया कि भारत के सामने सुनहरा मौका मौजूद है और उसे अपनी मुक्ति के लिए अविलंब धावा बोल देना चाहिए। ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड लिथंगो ने भारतीय नेताओं अथवा लोगों की मंशा जानने का दिखावा तक नहीं किया और भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया।
आंतरिक अव्यवस्था को खत्म करने के नाम पर अत्यंत कठोर अधिकारों से ठुनसा हुआ एक अध्यक्ष देश जारी कर दिया गया, जिसके बावजूद वायसराय से मिलने के बाद महात्मा गांधी ने भी यह वक्तव्य दिया कि स्वाधीनता के प्रश्न पर मतभेद होते हुए ब्रिटेन की इस संकट वेला में भारत को उससे सहयोग करना चाहिए, जबकि सुभाष चंद्र का तर्क था कि 1927 से लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के साल दर साल पारित प्रस्ताव भारत के उस शोषण का भी विरोध करते आए हैं जो कि साम्राज्यवादी मोर्चों पर ब्रिटेन के उलझने से उसके अपने लाभ के लिए होता रहा है। इस प्रकार भारतीय इतिहास एक अत्यंत निर्णायक मोड़ तक पहुंचकर हमारी राष्ट्र मुख्य धारा दो विरोधी वैचारिक धाराओं में बहने लगी है। यह भाग यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।